हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बाणभट्ट का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है बाणभट्ट का सामान्य परिचय। बाणभट्ट का परिचय। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। बाणभट्ट जो थे वो 7वीं शताब्दी के संस्कृत के गद्य लेखक में इनकी गणना की जाती है और ये कवि भी थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे और इनके प्रमुख दो ग्रंथ हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला है हर्षचरितम, दूसरा है कादम्बरी। तो हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था। हर्षचरित्रम नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें हर्ष से रिलेटेड जितने भी वर्णन किया गया, हर्ष की जीवनी का इसमें वर्णन किया गया है। तो हर्षचरित्रम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था। और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट जी का देहांत हो गया। अब जो कादम्बरी था वह दुनिया का पहला उपन्यास था। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि उपन्यास सबसे पहले महाकवि बाणभट्ट ने ही लिखा था। तो कादम्बरी क्या है? दुनिया का पहला उपन्यास है। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट जी का देहांत हो गया। उपन्यास पूरा करने का काम उनके पुत्र भूषण भट्ट राव ने अपने हाथों में लिया। चूँकि उपन्यास अधूरा था इसलिए इस उपन्यास को पूरा करने का कार्य उनके पुत्र भूषण भट्ट राव ने अपने हाथों में किया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाणभट्ट के पुत्र का क्या नाम है, तो उनके पुत्र का नाम है भूषण भट्ट राव। दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। पहला था हर्षचरित्रम, दूसरा था कादम्बरी। ये दोनों ही ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। बाण संस्कृत के कुछ गिने चुने लेखकों में से एक हैं जिनके जीवन एवं काल के विषय में निश्चित रूप से ज्ञात है। कादम्बरी की भूमिका में तथा हर्षचरित्रम के प्रथम दो उच्छ्वासों में बाण ने अपने वंश के संबंध में विस्तार पूर्वक सूचना दी है। अब हर्षचरित्रम है, इसके प्रथम के दो उच्छ्वास यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें बाण के वंश के संबंधित जितने भी सूचनाएं हैं वो आपको उन उच्छ्वासों में मिल जाएगी। अब बाणभट्ट का वंश परिचय देख लेते हैं। तो सोन नदी प्राचीन हिरण्यबाहु के तट पर स्थित प्रीतिकूट नाम के ग्राम में भट्ट कुल में बाण ने जन्म लिया। तो बाण ने जन्म लिया था, वो उस जगह का नाम है सोन नदी, जिसे प्राचीन हिरण्यबाहु के नाम से जाना जाता है। सोन नदी के तट पर स्थित प्रीतिकूट नाम के गांव में भट्ट कुल में बाण ने जन्म लिया। बाण के पितामह का नाम अर्थपति था, जिनके 11 पुत्र हुए। अब बाण के पितामह का नाम था अर्थपति, जिनके 11 पुत्र हुए थे। बाण के पिता का नाम चित्रभानुराव था। बाण के शैशव काल में ही उनकी माता राज्य देवी की मृत्यु हो गई। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाणभट्ट की माता का क्या नाम था, तो उनकी माता का नाम था राज्य देवी। उनका पालन पोषण उनके पिता के द्वारा ही किया गया। बाण अभी 14 वर्ष के ही थे कि उनके पिता उनके लिए काफ़ी संपत्ति छोड़कर चल बसे। यानी कि बाणभट्ट की 14 वर्ष की आयु में उनके पिता उनको छोड़कर चले गए। तो उनकी माता का भी निधन हो गया और उनके पिता का भी 14 वर्ष की आयु में, बाणभट्ट की 14 वर्ष की आयु में उनका भी निधन हो गया। अब यौवन का प्रारंभ एवं संपत्ति होने के कारण बाण संसार को स्वयं देखने के लिए घर से चल पड़े। अब चूँकि हमने पहले बताया कि बाणभट्ट के पिता उनके लिए काफ़ी संपत्ति छोड़कर चल बसे थे, इसलिए यौवन का प्रारंभ एवं संपत्ति होने के कारण बाण संसार को स्वयं देखने के लिए घर से चल पड़े। उन्होंने विभिन्न प्रकार के लोगों से संबंध स्थापित किया। अपने समय वयस्क मित्रों तथा साथियों में बाण ने प्राकृत के कवि ईशान राव, 2 भट्टराव एवं एक चिकित्सक का पुत्र, एक पाठक, एक स्वर्णकार, एक रत्नाकार, एक लेखक, एक पुस्तकवारक, एक मार्दगिक, 2 गायक, एक प्रतिहारी,
2 वंशीवादक, 1 ज्ञान के अध्यापक, 1 नर्तक, 1 आक्षिक, 1 नट, 1 नर्तकी, 1 तांत्रिक, 1 धातुविधा में निष्णात और 1 ऐन्द्रजालिक आदि की गणना की है। उन्होंने इतनी सारी गणना की और कई देशों का भ्रमण करके वह अपने स्थान पृथ्वीकूट लौटे। जहाँ की उनका स्थान था पृथ्वीकूट, तो वो अपने स्थान लौटे। कई देशों का भ्रमण करने के बाद वहाँ रहते हुए उन्हें हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण का एक संदेश मिला। अब जब बाणभट्ट पृथ्वीकूट में रहने लगे, अपने निवास स्थान रहने लगे, तो वहाँ उन्हें हर्षवर्धन, जिनकी उन्होंने जीवनी लिखी थी, हर्षवर्धन के चचेरे भाई थे कृष्ण का एक संदेश मिला कि कुछ चुगलखोरों ने राजा से बाण की निंदा की है, इसलिए वे तुरंत ही राजा से मिलने गए और 2 दिन की यात्रा के पश्चात अजिरावती के तट पर राजा को मिले। कृष्ण का एक संदेश मिला कि कुछ चुगलखोरों ने, कुछ पिशूनियों ने राजा से बाणभट्ट की शिकायत की है, हर्षवर्धन से बाणभट्ट की शिकायत की है, इसलिए वे तुरंत ही राजा से मिलने गए और 2 दिन की यात्रा के पश्चात अजिरावती के तट पर राजा को मिले। यहीं पर राजा की और बाणभट्ट की पहली मुलाकात होती है अजिरावती के तट पर। प्रथम साक्षात्कार में बाण को बहुत निराशा हुई, क्योंकि सम्राट के साथ मालवाधीश ने कहा, अयम असो भुजंग। मालवाधीश ने कहा अयम असो भुजंग, इसका अर्थ है यह वही सर्प दुष्ट है। सर्प का मतलब होगा यहाँ पे दुष्ट। तो बाणभट्ट के बारे में मालवाधीश कहते हैं कि अयम असो भुजंग, यही वह सर्प है, यही वह दुष्ट है। अस्तु, बाण ने अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण किया और सम्राट उनसे प्रसन्न हुए। अब सम्राट हर्षवर्धन उनसे बाणभट्ट से प्रसन्न हुए। मालवाधीश ने तो कहा कि अयम असो भुजंग, यही वह सर्प है, यही वह दुष्ट है, और अस्तु, बाण ने अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण किया और सम्राट हर्षवर्धन उनसे प्रसन्न हुए। सम्राट के साथ कुछ मास रहकर बाण वापस लौटे और उन्होंने प्रस्तुत हर्ष चरित्र के रूप में हर्ष की जीवनी लिखनी प्रारंभ की। अब सम्राट के पास कुछ दिन रहकर बाणभट्ट जब लौटे तो उन्होंने हर्ष चरित्र के रूप में हर्ष की जीवनी लिखनी प्रारंभ की। बाण की आत्मकथा यहाँ समाप्त हो जाती है। अब बाण की जो आत्मकथा थी, उनकी स्टोरी थी, वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब बाणभट्ट का कालनिर्णय देख लेते हैं। हर्ष के वंश का वर्णन उदाहरणतः प्रभाकर वर्धन एवं राज्यवर्धन के नाम यह निसंदेह सिद्ध करते हैं कि बाण कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन, जिनका शासनकाल 606 से 646 के राजकवि थे। अब बाणभट्ट जो थे वो सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। हर्ष के वंश का वर्णन उदाहरणतः प्रभाकर वर्धन एवं राज्यवर्धन के नाम यह निसंदेह सिद्ध करते हैं। बाण का जो काल है उसके यह कहा गया है कि हर्ष के वर्ष का वर्णन उदाहरणतः प्रभाकर वर्धन एवं राज्यवर्धन के नाम यह निसंदेह सिद्ध करते हैं कि बाण सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। सम्राट हर्षवर्धन का कार्यकाल था 606 से 646 ईस्वी। बाण का यह काल बाह्य साक्ष्यों से भी साम्य रखता है। बाण का उल्लेख 9वीं शताब्दी में अलंकार शास्त्र के ज्ञाता आनंदवर्धन ने किया। अब अलंकार शास्त्र के ज्ञाता थे आनंदवर्धन, उन्होंने बाण का जो उल्लेख है वो 9वीं शताब्दी में किया था। चूँकि बाण 7वीं शताब्दी के थे, लेकिन उनका उल्लेख अलंकार शास्त्र के ज्ञाता थे आनंदवर्धन, उन्होंने 9वीं शताब्दी में किया। जबकि सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल भी 7वीं शताब्दी था, उनका शासनकाल था 606 से 646 ईस्वी। कई बार एग्जाम में सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल भी पूछ लिया जाता है। अब संभवतः बाण आनंदवर्धन से बहुत पहले हो चुके हैं। वामन 750 ईस्वी ने भी बाण का उल्लेख किया। गोडवाहों के लेखक वाक्यपति राज 734 भी बाण की प्रशंसा करते हैं। गोडवाहों के लेखक थे वाक्यपति राज, जिन्होंने 734 ईस्वी में बाण की प्रशंसा की है। गाइस, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।